जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बिहार दरोगा जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कितना करेंगे, सेट नंबर 17 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो भी भाई बंधु यहाँ पे मारते हैं या जो भी एप्लीकेशन पे मारते हैं वो यहाँ पे देख लीजिएगा। अब से कोशिश रहेगा कि रेगुलर आपका सेट का डिस्कशन यूट्यूब पे चला है। ठीक है, यूट्यूब पे आएगा कुछ दिन तक, उसके बाद आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग बता दे रहे हैं कि एसएमसी पटना यानी स्टूडेंट मैजिक क्लब जो अपना पटना है, और लुसेंट प्लस दृष्टि का बेस बैच जिसको हम लोग बुलेट नाम रखे हैं, एकदम बुलेट के रफ्तार से चल रहा है। इसकी खासियत एक है कि लुसेंट और दृष्टि हम लोग दोनों बुक को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे ही टॉपिक आपका कंप्लीट होगा वैसे ही एमसीक्यू कम से कम 100 क्वेश्चन, आसान से लेकर के हार्ड तक सारा क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। अभी सुबह में 8:30 बजे से 11:30 बजे तक ये इसका टाइमिंग है। ठीक है, 8:30 से 11:30, जिसमें से फर्स्ट क्लास हम खुद लेते हैं। हिस्ट्री चल रहा है। ठीक है, अभी मतलब 3-4 क्लास हुआ है, आप चाहे तो अच्छे से उसमें देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो व्यास जी लेते हैं वो बायो का लेते हैं। सेकंड जो व्यास जी लेते हैं, व्यास सर लेते हैं, वो किसका लेते हैं, बायोलॉजी का लेते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट डेली, बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल। आप एक बार जुड़ के तो देखिए, मस्ती आएगा, मजा आएगा। मजा मजा से सब पढ़ते हैं एकदम। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 17 सेट नंबर है, जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कितना रहा है। ठीक है, तो ये एक हम लोग रैंक पढ़ते हैं, हर चीज़ का इंडेक्स जारी होता है। इसको इंग्लिश में भी कभी पूछता है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहे हैं, INT इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल का इंग्लिश देख लीजिएगा। हम लोग का इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बस पढ़ना जानते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये 42वां स्थान पे है। इसको जारी कौन करता है, तो अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन जारी करता है, तो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के 10वें चांसलर, याद रखिएगा जर्मनी का जो प्रमुख होता है वहाँ का, जैसे हम लोग के यहाँ प्रमुख में प्रधानमंत्री जी होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ हेड कौन है, राष्ट्रपति। अमेरिका में भी कौन होता है, अमेरिका में प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, उसी तरह से जर्मनी में क्या चलता है, चांसलर चलता है। तो 10वां चांसलर है, ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन बने हैं, फ्रेडरिक मर्ज। इससे पहले जान लीजिए कि वहां पे राज्य का जो हेड रहता है उसको राष्ट्रपति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, राज्य के हेड के राष्ट्रपति बोला जाता है। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, जड़ गया, बर्न हो गया, बर्लिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपके किसी भी एग्जाम में अगला छपने वाला है। छपने वाला इसलिए है कि यहाँ देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। भारत में जनरेशन बीटा के पहले बच्चे का नाम क्या है, बीटा जनरेशन में जो पैदा हुआ है, और वह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पैदा हुआ है। सबसे पहले जान ले, जनरेशन एक अल्फा जो चल के खत्म हुआ। जनरेशन अल्फा आपका 2013 से लेकर के 24 तक चला है। अभी जो चल रहा है जनरेशन बीटा चल रहा है। क्या चल रहा है, जनरेशन बीटा, जो 2025 से लेकर के 11-12 साल जितना तक ये आगे बढ़े, 40 तक है, 39 तक है, 40 तक नहीं है, 39 तक है। तो एक अमेरिकन बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन एक जनसंख्याविद हैं, और पोएट वगैरह भी लिखते हैं। तो वही ये सब एक जारी करते हैं कि मतलब इतना से इतना साल तक हम ये जनरेशन रखें, इतना से इतना साल तक है। इनका नाम है मार्क मैक्रेंडल, याद रखिएगा, मार्क मैक्रेंडल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो यही जनरेशन बीटा जारी किए हैं, जिसमें ये रखे हैं कि 2025 से लेकर के 2039 तक इसका समय है। तो इसमें से जो पहला बच्चा जन्म ली है, जन्म बोला जाता है, जैसे जैसे ही 1 जनवरी होने वाला है तो 12 बजने के बाद जस्ट
12 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसे 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 करके स्टार्ट होता है। तो इसमें जो पहला बच्चा जन्म ली थी उनका उसका नाम था क्या, फ्रैंकी। क्या नाम था, फ्रैंकी। और उसका जन्म कहाँ हुआ था, मिजोरम में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि अभी जो है नेपाल में बहुत भगदड़ मचा हुआ है। नेपाल वाला भी स्थिति जान रहे हैं, उसमें जनरेशन जेड बहुत चर्चा में है। ठीक है, जनरेशन जेड। जनरेशन जेड मतलब मोबाइल वाला दुनिया, टेक्नोलॉजी वाला दुनिया को बोला गया। ठीक है, जो ये सब फेसबुक व्हाट्सएप ये वो चलाते रहते हैं, अगर बंद कर दिया जाए तो सब के सब क्या आ रहे हैं, रोड पर उतर गए। हालांकि और भी बहुत सारा वहाँ पे कारक है, राजनीतिक कारण भी है। ठीक है, तो जनरेशन जेड जो नेपाल में चला है ये 1997 से लेकर के 2012 तक का है। ठीक है, जनरेशन जेड भी आपको याद रखना है। जनरेशन अल्फा 13 से 24, जनरेशन बीटा भी जो चल रहा है 25 से 39। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल छपेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि वर्ष 2025 में G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है 51 नंबर का, कनाडा के किस स्थान पे हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या हो रहा है ना कि किसी भी एग्जाम में, जैसे हम लोग बिहार दरोगा दे रहे हैं या बीपीएससी दे रहे हैं या बीपीएससी एएसओ दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, स्थान बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो स्थान महत्वपूर्ण है, उसको देख करके हमको ये वाला हम लोग क्वेश्चन रखें कि 51वां जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है कनाडा के काना नासिक में हुआ है। कहाँ हुआ है, कनाना अस्किस में हुआ है। क्या हुआ है, कनाना अस्किस में हुआ है। G7 का स्थापना 1975 में हुआ था। 7 गो देश इसमें जो बहुत बलशाली आर्थिक रूप से मजबूत हैं वही सारे देश हैं, जिसमें यूएसए है, आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, फ्रांस है, इटली है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और एक हो गया आपका कनाडा, और एक और है आपका जापान। एक और क्या है आपका, जापान। एक यूरोपीय संघ भी है। ठीक है, ई संघ भी आता है, लेकिन ये यूके के साथ ही रहता है। ठीक है, तो 7 के साथ क्या है, ये देश है जो G7 में सम्मिलित है। 1975 में स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका ब्रिक्स से संबंधित। पहले हम लोग पढ़ते थे BRICS, ब्रिक्स। ब्रिक्स का जन्म जो हुआ है, जन्म कहने का मतलब स्थापना, ये हुआ है 2006 में। लेकिन बैठक जो फर्स्ट हुआ था, बैठक जो फर्स्ट हुआ था ब्राजील में, वो हुआ था 2007 में। कब, सॉरी 2009 में हुआ था। बैठक जो फर्स्ट बैठक हुआ था वो कब हुआ था, 2009 में हुआ था। और यहीं पे हम लोग, मतलब इसी बैठक में बोला गया था कि साउथ अफ्रीका भी एक जुड़ेगा, और साउथ अफ्रीका 2010 से जुड़ गया है ब्रिक्स में। इसीलिए इसका पूरा नाम बी से आपका ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, ये बढ़ते 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 10 गो हो गया। 10 गो होने कहने का मतलब, सुनिएगा, ब्रिक्स का पूर्णकालीन सदस्य बनने वाला सबसे नया देश यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे नया में ईरान, सबसे नया में कौन सा देश इधर जुड़ा, सॉरी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो लेटेस्ट जुड़ा है वो 2025 में जुड़ा है। ठीक है, इंडोनेशिया जो लेटेस्ट जुड़ा है वो कितना में जुड़ा है, 2025 में जुड़ा है। ये तीनों भी शामिल है, सऊदी अरबिया, इथोपिया, ईरान, और एक मिस्र। एक और क्या याद रखिएगा, मिस्र। ये सब 2024 में ब्रिक्स का सदस्य बन गए हैं। यानी कि अब जो टोटल सदस्य है वो 5 नहीं, 5 4 9 और 1 10, टोटल कितने सदस्य हो गए हैं, 10 सदस्य हो गए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सेक्स वर्कर्स को मैटरनिटी लीव भी दे रहा है, छुट्टी भी, पेंशन भी, हेल्थ इंश्योरेंस भी दे रहा है सेक्स वर्कर को। देने वाला पहला देश कौन बन गया है जो ये सब काम कर रहा है, तो ये कौन सा बन जाएगा है, तो बेल्जियम है भाई। ऐसा नेक काम कौन किया है सेक्स वर्कर के लिए, तो बेल्जियम किया है, ध्यान में रखिएगा। इससे पहले जान ले तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में। आप लोग जहाँ, राजधानी इंपॉर्टेंट है, बिहार एसएससी सीरियल में आपका भी पूछेगा। स्पेन का राजधानी क्या होता है, मैड्रिड होता है। सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो जानिए। पुर्तगाल के लिस्बन है, पुर्तगाल के क्या है, लिस्बन है। और मैक्सिको के बस सिटी लगा दीजिए। मैक्सिको में आपको क्या लगाना है, सिटी लगा देना है, तो मैक्सिको सिटी राजधानी है। 7वां क्वेश्चन पे आते हैं, करेंट अफेयर ही है। कह रहा है कि प्राकृतिक एवं जैविक किसान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है प्राकृतिक जैविक किसान शिखर सम्मेलन तेलंगाना में किया गया है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ने अपने बजट में भविष्य विभाग स्थापना करने का पहला राज्य मतलब भविष्य का विभाग, एगो विभाग बनाया है, भविष्य विभाग। ठीक है, तो ये सब नेक काम कहाँ किया है, हरियाणा, जहाँ से हम लोग ट्रेनिंग करके आए हैं। ठीक है, तो हरियाणा, हरियर हरियर है, और क्या किया है, ये भविष्य का विभाग बनाया है हरियाणा। ये क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिएगा, पटना मेट्रो का पहला चरण कब शुरू होगा, ये
बार बार बदला है, पहले 15 अगस्त था, फिर आपका 23 अगस्त हुआ, फिर सितंबर का भी डेट पड़ा, फिर अभी डेट पड़ते जा रहा है। इस क्वेश्चन का भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है, इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग अभी स्किप करेंगे। पटना मेट्रो वाला ऐसे इस क्वेश्चन के अनुसार शायद 23 अगस्त लिया होगा, क्योंकि 15 अगस्त को नहीं स्टार्ट हो पाया था। ठीक है, 23 अगस्त लिया होगा इसमें 9 में। इसको याद मत करिएगा, जब गलत है तो फिर याद क्यों कर। चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारतीय रेलवे दुनिया का किस नंबर का रेलवे नेटवर्क बन गया है। तो ये है हमारा भारतीय रेलवे का जो स्थान है वो चौथा है। पहला स्थान पर रेलवे नेटवर्क में कौन है, तो ये यूएसए है। दूसरा पे आपका रूस होता है हम लोग का। तीसरा पे क्या है, चीन। चौथा नंबर पे क्या है हम लोगों का, भारत है। ठीक है, सॉरी गलत लिख दिए, 1 मिनट। दूसरा पर चीन है, तीसरा पर रूस है। रूस में तो सिर्फ बर्फीली इलाका है। दूसरा पे चीन और तीसरा पे रूस। ठीक है, तो ये है हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार रेलवे नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है यादव जी, नरेंद्र कुमार यादव। ये कौन है, पर्वतरोही हैं, आप याद रखिएगा। पर्वतरोही यानी पर्वत रोड पे खूब चढ़ते हैं। ठीक है, पीवी सिंधु हम लोग जानते हैं कि बैडमिंटन खेलती है। क्या खेलती है, बैडमिंटन खेलती है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है। 9 अगस्त को हम लोग भाला दिवस भी मनाते हैं कुछ इस तरह का। एम एस धोनी क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये भाला फेंक दिवस 9 अगस्त को ही है ना, 9 अगस्त को ही मनाते हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय का है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना, तो ये सब भी आजकल बहुत पूछ रहा है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। ये है आपका सहकारिता मंत्रालय। कौन, नैनो उर्वरक कौन किसका योजना है, तो सहकारिता मंत्रालय का योजना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे हम लगाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐप है जो चुनाव आयोग से संबंधित है। इसमें से हम लोग का एक जो ये है सारथी ऐप। ठीक है, सारथी ऐप शायद सेबी का आता है, हाँ सेबी का है। ये आपका छपा है मद निषेध में। ठीक है, मद निषेध का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इसके अलावा बाकी सारा के सारा है, सीवीजी लैब भी चुनाव आयोग का है, सक्षम ऐप भी, और इसीनेट ऐप भी क्या है, ये चुनाव आयोग का ऐप है। तो इस हिसाब से देखो तो हमारा क्या सही हो जाएगा, 1 3 4। ठीक है, दो वाला तो होगा नहीं, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, ये दोनों में चुनना था। तो सक्षम भी एक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देखो मिशन चलाया गया है, मिशन केसर। सर केसर जो है निम्नलिखित में से किन राज्य में चलाया गया है। तो मिशन केसर जो चलाया गया है, ये चलाया गया है आपका साउथ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट का बोल रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्य है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में एगो तो अरुणाचल प्रदेश में ही चला है, मेघालय में और सिक्किम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। ये त्रिकोण बनाता है, हम ऐसे ही याद करते हैं। यहाँ हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है सिक्किम, और यहाँ है क्या, मेघालय। तो ये क्या बना रहा है, तिनकोण। ये राज क्या बना रहा है, तिनकोण। तब मिशन केसर कैसे याद रखना है, तिनकोण से ही याद रखना। ये है मेघालय। ठीक है, मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उज्बेकिस्तान में ताशकंद में आयोजित चेस मास्टर कप होता है, कप। ठीक है, ये शतरंज से संबंधित है। ये जीता कौन है, तो आर प्रज्ञानंद। आप फोटो देखिएगा, थोड़ा सा आंख, एगो बड़ा आंख है इनका, एगो छोटा आंख है, चश्मा लगा के रख, देखने से अजीब लगेंगे लेकिन बहुत बड़ा दिमाग है इनके पास। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित होने वाले उज़चेस कप मास्टर 2025 कौन जीते हैं, तो आर प्रज्ञानंद जीते हैं। इससे पहले डी गुस्के हम लोग जानते हैं, सतफीडे जो हुआ था 2024 में, दिसंबर 2024 में, इसका ही चैंपियन है। ठीक है, 2024 में यानी शतरंज के ही चैंपियन बन गए थे। क्या बने थे, शतरंज के चैंपियन बन गए थे। और ये हराए थे किसको, डिंग लिडेन को। किसको हराए थे, डिंग लिडेन। चीन के था, ये हारता ही नहीं था जल्दी, इसी को हराए हैं। ठीक है, ये कहाँ हुआ था फीडे कप, तो सिंगापुर में, याद रखिए कहाँ हुआ था, सिंगापुर में हुआ था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली जगह एक शुद्ध पदार्थ है। चलिए देखते हैं इसमें से क्या शुद्ध पदार्थ है, तो बड़ा कर लेते। वायु मिश्रण है, तो ये तो शुद्ध पदार्थ होगा नहीं।
ठीक है, तो पहला होगा नहीं। चीनी का विलियन हो गया तो होगा नहीं। दूध क्या है? पायस है। दूध क्या है? पायस है। इमल्सिफिकेशन है, तो ये होगा नहीं। तो कौन सा है? मीथेन। शुद्ध पदार्थ हमारा कौन सा हो गया? मीथेन हमारा क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ हो गया। प्राकृतिक पेंट भी पायस है, एक याद रखिएगा। प्राकृतिक पेंट भी क्या है? एक पायस ही। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम किसमें उत्पन्न होता है? लाइसोसोम का उत्पत्ति है वो कहाँ होता है? तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, सॉरी गोल्जी का है मैं। ओहो, आ गया। गोल्जी काय में होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पे, जिस पे आपका राइबोसोम चिपका हुआ रहता है, वो खुरदुरा रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या रहता है? राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। जो चिपका रहता है वो खुरदुरा रहता है, मतलब कहने का मतलब ये गड़ेगा, और जिस पे नहीं रहेगा वो चिकना रहता है। ठीक है, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल गर्म भाप के साथ अभिक्रिया करती है? अच्छा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु है जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ के साथ गर्म भाप के साथ, तो हम लोग देखे हैं कि नमी नमी और हवा ये सब भी उपस्थिति में, या फिर गर्म हवा के भी उपस्थिति में कौन सा हमारा कोरेजन होता है? तो लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। लोहा की संख्या कितना होता है? 24। हम लोग संख्या भी साथ 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 में याद करते चलेंगे। मैग्नीशियम का कितना होता है? तो 12 होता है। कॉपर का होता है 29, और कैल्शियम का क्या होता है? 20 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आवर्त सारणी से। कहता है कि आवर्त सारणी में, कि आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मतलब गलत कौन है देखिएगा। तत्व प्रकृति में कम धात्विक होते हैं। हमको पता है, मान लिया जाए ये आवर्त सारणी है। ठीक है, ये आवर्त सारणी है, तो हम इधर से इधर जाते हैं तो धातु के प्रकृति कम होता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। तो देखिए इधर भी पूरा पूरा रहता है, जैसे जैसे ऐसे बढ़िएगा ना, तो एक बढ़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते रहता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होती है? बढ़ जाती है। परमाणु अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अधिक आसानी से खो देता है, तो ये गलत है। आप याद रखिएगा, जिस एटम में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रहता है, वो उतना ही आसानी से नहीं खोता है, उतना आसानी से वो देता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑक्साइड अधिक क्या हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे, तो ये बात सही है। ठीक है, जैसे देखिए इधर तो पूरा क्या होता है? धातु, और धातु के ऑक्साइड क्या होता है? धातु के ऑक्साइड अगर लगा दें तो ये क्षारीय होता है। हमसे बोल क्या रहा है कि अगर बाएं से दाएं चलते हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो ऑक्साइड क्या हो जाएंगे? अधिक अम्लीय हो गए। तो ठीक है भाई, इधर धातु रहता है तो क्षारीय है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो अम्लीय बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। तो गलत कौन है हमारा? सी नंबर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, कि हमारे मस्तिष्क का वह भाग जो हमें साइकिल चलाना या रस्सी पर चलने जैसे गतिविधियों को सटीकता प्रदान करती है, तुम्हें ध्यान में रखना है। मतलब इस संतुलन बनाए रखने का बात कर, किसका बात कर रहा है भाई? कि आप संतुलन बनाए रखिए। संतुलन बनाए रखने का जो भाग है वो हमारा कौन करता है? सेरिबेलम करता है। संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। जैसे आप दारू उरू पीजिएगा, चाहे कोई भी चरस गांजा या सूखा नशा करते हैं, तो सेरिबेलम का सिस्टम बिगड़ता है, इसीलिए अपने आप को क्या रहता है? संतुलित नहीं भी, ऐसे 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 हिलते रहेगा। ठीक है, मेडुला है तो मेडुला अनैच्छिक चीजों पर ये कंट्रोल करता है, जैसे आपका उल्टी हो गया, उल्टी हो गया, इसके अलावा आपका क्या हो गया? रक्तदाब हो गया, रक्तदाब हो गया। ये सब क्रिया पे कौन करता है? हृदय गति भी हो गया, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने से, जैसे हाथ को कंट्रोल कर सकते हैं ना, ऐसे इस सब को नहीं करता था। मेडिकल सेरेब्रम सबसे आगे वाला भाग है, और सबसे फेमस है, सबसे बड़ा भाग भी है, और सबसे बढ़िया भाग भी है, क्योंकि इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता किसमें होता है? इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता, कौड़ा बुद्धि उद्धि सब किसमें रहता है? इसी में रहता है। मिड ब्रेन है तो इसमें एक रहता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना,
क्वारपोरा, क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, जो देखने और सुनने वाला काम करता है। देखने और सुनने वाला कौन काम करता है? मिड ब्रेन करता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्लेसेंटा में माँ के गर्भ में बढ़ते भ्रूण की किस प्रक्रिया में मदद करता है? आवाज चल रहा होगा ना? चलिए चल रहा हो, ठीक है। प्लेसेंटा माँ के गर्भ में बढ़ते भ्रूण की किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो पोषण में भी करता है, उत्सर्जन में भी करता है, श्वसन में करता है, सभी में करता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के आंख का दूर बिंदु आंख से 1.5 मीटर के दूरी पर स्थित है, मात्र 1.5 मीटर पर है। मान लिया जाए यहाँ आंख है तो 1.5 ही मीटर पर है, ठीक है। 1.5 मीटर के दूर पर स्थित है, आंख के दूर बिंदु, यानी इसको निकट दृष्टि दोष है पक्का, ठीक है। तो वह किस किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? वो सिर्फ नजदीक वाला ही देख पा रहा है, 1.5 मीटर तक ही देख पा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। प्रेस बायोपिया होता है, ये होता है आपका जरा दृष्टि दोष हिंदी में बोला जाता है, जरा दृष्टि दोष। और ये होता है हाइपरमेट्रोपिया, इसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। और मोतियाबिंद तो हम लोग समझ ही रहे हैं मोतियाबिंद क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग ट्रिक से बहुत बढ़िया से याद करते हैं इसको, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे या फिर पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का, दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंथ का करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ा है 23 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में प्रोटीन के पाचन आहार नाल के किस भाग में प्रारंभ होता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोटीन का पाचन बोल रहा है। खाना जो है हमारा पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है हमसे? प्रोटीन बोला है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होगा? पेट से होगा। इलियम क्या है? तो इलियम हमारा 3 भाग में होता है, जो हम लोग ये वो पढ़ते हैं ना, क्या उसका नाम है भाई, जो लंबा सा 32 फीट के रहता है? हाथ। इसका भाग है ये, हाथ का भाग है, जिसमें पहला भाग इलियम होता है, दूसरा जेजुनम, और डियोडेनम होता है, डियोडेनम। तो ये होता है फर्स्ट भाग जो सबसे लंबा होता है, ये सेकंड है जेजुनम, और इलियम सबसे छोटा। ये भी क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा, ठीक है। तो हाथ का ये सब भाग है, ध्यान में रखना है हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होता है? ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी हम एक संख्या लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1 लेते हैं, नीचे वाला प्रोटॉन संख्या यानी कि इसका एटॉमिक नंबर दर्शाता है, और ऊपर वाला क्या दर्शाता है? मास नंबर दर्शाता है। ध्यान में रखिएगा, मास नंबर दर्शाता है। तो ऑक्सीजन ले रहा है, तो ऑक्सीजन 8 है, यहाँ क्या है? 16। अगर ये मास नंबर को ऊपर में इंडिकेट कर देता है ग्राम लेकर के, वजन लेकर के, 16 ग्राम, 16 ग्राम कहने का मतलब ये 1 मोल के बराबर हो गया। कितना के बराबर हो गया? 1 मोल के। वजन के बराबर रहेगा तो आप यह मान के चलिएगा कि 1 मोल के वो बराबर है। अब देखना है ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपचयित होता है? तो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के हम फॉर्मूला देख लेते हैं। और प्रकाश संश्लेषण मेरा हम जो पढ़ाए होंगे, अगर कोई देखा होगा तो फिर उसके बाद इसमें गलती होना ही नहीं चाहिए। क्या बनता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज बना, के बाद आपका बनता है जल H2O, और 6 गो ऑक्सीजन निकल, 6 गो जल और 6 गो ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम जैसे बोले होंगे, देखिए इसका होता है अपचयन, सॉरी उपचयन। जल का क्या होता है? उपचयन होता है, बहुत बढ़िया से बताया गया है वहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? अपचयन होता है। ये ऑक्सीडेशन होता है, इसका रिडक्शन होता है। अपचयन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होता है। अपचयन कहने का मतलब रिडक्शन, ठीक है।
कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड? यहाँ पे। अगर उपचयन यहाँ पे पूछता, ऑक्सीडेशन पूछता, तो कौन सा हमारा हो जाता? जल। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश के उपस्थिति में होता है और क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है, ठीक है। ग्लूकोज बनाता है, जल बनाता है, और इसके अलावा क्या बनाता है? ऑक्सीजन भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर कि सार्वजनिक मूत्राशय में गंध जो है किस गैस के अभाव के कारण आता है? जो मूत्र है, मूत्र का गंध जो है किसके कारण आता है? तो ये अमोनिया के कारण गंध आता है। और रंग आपसे पूछेगा, रंग किसके कारण आता है? मूत्र का रंग पीलापन, तो यूरोक्रोम आप मारिएगा। क्या मारना है आपको? यूरोक्रोम मारना है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? ठीक है, तो ये पढ़ेंगे तो हम सब ट्रिक से आपको बता देंगे। लगभग में मीथेन सब में ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का मुख्य जो घटक है वो मीथेन है। सिगरेट लाइटर में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिगरेट लाइटर में तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। और एलपीजी में भी क्या होता है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, ठीक है, एलपीजी में। आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? बड़ा ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? अब जैसे ही देखिएगा 10⁻⁹ इसको मारिएगा नहीं, मीटर में नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होगा तो 100 से यहाँ पे गुना करना होगा, 2 जीरो माइनस होगा, तो कौन हो जाएगा हमारा आंसर? 10⁻⁷ सेंटीमीटर में। सबसे बड़ा गलती यही होता है, पहला देख के आंसर मारते हैं जो। नेक्स्ट है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग का क्या होता है? संवेग मतलब मोमेंटम होता है। मास गुने वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। और यहाँ पे वेग है, ठीक है। और वेग का क्या होता है? वेग का सिर्फ भी न होता है, सॉरी, मास गुने एम भी होता है संवेग बराबर, और वॉल्यूम का भी क्या होता है? भी होता है। तो यहाँ से भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मास। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान आंसर हो जाएगा। मास गुने वॉल्यूम हम क्यों बोले? मास गुने वेलोसिटी होता है, वॉल्यूम हमसे भुला गया, ठीक है, दिमाग पे चढ़ गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है, तो बर्फ पे घर्षण कम लगता है। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो उस पर क्या रहता है? घर्षण यानी फ्रिक्शन कम लगता है, इसीलिए हम पीछे की तरफ ज्यादा फिसलते हैं। अब देखिए सड़क से बर्फ से होता है, घर्षण कहाँ दे रहा है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है, ठीक है। सराय गंगा के मैदान के भी बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। पुरानी कछाड़ी नया खाए वाला होता है तो नया नया खादर होगा, अगर नया पूछेगा तो क्या हो जाएगा? खादर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पुराना, तो पुरानी कछाड़ी को क्या बोलेंगे हम लोग? बांगड़ बोलेंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। और है कि बिहार की जो आकृति है, भू आकृति, वो समानता किस प्रकार की है? तो ये आसान है, हम लोग ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे जाता, ऐसे 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 बिहार की आकृति है, कुछ इस तरह से है। ये देखने में कैसा लग रहा है? अब वर्गाकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार तो न लग नहीं रहा है, कैसा लग रहा है? आयताकार लग रहा है। उसमें भी हमको याद रखना है कितना नंबर क्वेश्चन, इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो महात्मा बुद्ध के मरण जितना ना 484 के आसपास है। 483 में मरे थे, तो 483 या 84 किलोमीटर ये है, ठीक है। और इधर से चलेंगे इसके लंबाई में, तो ये है आपका 345। जन्मदिन है भाई, जन्मदिन नहीं, मृत्यु दिन होगा। 563 80 वर्ष की अवस्था में मरे थे वो, उसी से हम लोग याद किए हैं। 345 क्या हो गया? लंबाई। इसका चौड़ाई ही ज्यादा है बिहार का, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों का संख्या का, अनारक्षित मतलब अनरिजर्व, कहने का मतलब जनरल कोटा, जनरल कोटा का सीट कितना है? तो बिहार विधानसभा में टोटल जो सीट है वो 243 सीट है, जिसमें से एससी के लिए 38 गो सीट दिया हुआ है, और एसटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जनजाति कम है, तो 2 सीट दिया हुआ है। तो टोटल 40 गो सीट आरक्षित है, तो 40 को माइनस करिएगा तो इसमें से कितना बचेगा? 203 सीट। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत का जो पहला चुनाव हुआ था वो कब करवाया गया था? तो 1952 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1952 में करवाया गया था। निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था, उन्हीं के
जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। अब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय समझ खेल दिवस ही अंतर्राष्ट्रीय है, अब इसको नहीं गलत करिएगा, ये सही है 6 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस भी 18 अप्रैल को, हम ट्रिक से बताए हुए हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल सही है। ये आपका आंसर जो क्या हो जाएगा, सी सही होगा। मिशन इंद्रधनुष है भारत सरकार का, बहुत बढ़िया ये मिशन था। टीकाकरण इसमें देना था, महिलाओं और बच्चों को क्या देना था, टीकाकरण देना था। तो स्टार्टिंग में मोदी सरकार आया था तो बहुत सारा योजना लेके, जिसके तहत मिशन इंद्रधनुष योजना भी था। इसको कब लॉन्च किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब आए थे उसी में लास्ट में लॉन्च किए थे, यानी 25 दिसंबर 2014 को। देखिए ऑप्शन हटाया हुआ है बहुत ज़्यादा। एगो लक्ष्मी नारायण नारायण मंदिर है जिनको बिरला मंदिर भी बोला जाता है, ये कहाँ है? तो ये दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है कि डाउन मेमोरी लेन, डाउन मेमोरी लेन ये किसका पुस्तक है? मेमोरी ये डाउन हो गया इनका, क्या डाउन हुआ? तो मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था? 1979 में ना, 1979 में या 78 में, यहाँ पे 1 साल के लिए बंद हुआ था, 1 साल के लिए बंद हुआ था। एक बार चेक कर लेना मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा का ये बुक है, ठीक है। इसके बाद जो सलमान रुश्दी हैं, इनको हम लोग सब जान ही रहे हैं, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था इनको द मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इसके लिए द मिडनाइट नाइट चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन बड़ा फेमस बुक है इनके लिए। 1981 में इनको क्या मिला था? मैन बुकर पुरस्कार मिला था। इसके बाद किरण देसाई हैं, इनका जो बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत बढ़िया बुक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसके लिए इनको 2006 में मिला था बुकर पुरस्कार, और विक्रम सेठ को मिला नहीं था मैन बुकर पुरस्कार। लेकिन इनका जो बुक है द सुटेबल बॉय, क्या है? गोल्डन गेट और अ सुटेबल बॉय, अ सुटेबल बॉय जो फेमस बुक है, और अ गोल्डन गोल्डन गेट, गोल्डन गेट। चलो भाई मैच के भी स्कोर सुनाते रहना, भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। 74 पे 6 पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की हालत है। चलिए भाई इंडिया का जीत पहले ही हम घोषित कर दे रहे हैं, ठीक है, मिठाई बंटवा दीजिए। आगे क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि I2U2 एक संगठन है जिसमें 4 देश रहता है, I फॉर इंडिया और I फॉर इजराइल। दो आई से, एगो तो भारत हो गया आई से, और एक होता है इजराइल, ठीक है। क्या आप याद रखिएगा? इजराइल, ठीक है। और U2 से आप याद रखिएगा, एगो तो हो गया आपका USA हो गया, और एगो हो गया UAE। U2 से क्या हो गया? U2 से एगो अमेरिका है ना, एक USA हो गया और एक UAE है, ठीक है। ये 4 गो है, संगठन का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा? UAE हो गया, भारत हो गया, USA, UK। इंग्लैंड नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए इंग्लिश हमारे से पढ़े हैं, इंग्लिश, इंग्लिश क्या है भाई? चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग आपको चूज करना है, निम्नलिखित में से कौन है? तो हम आंख बंद करके आपको मार देते हैं। मैन्यूवर, ये क्या है आपका? सही है। इसका मतलब क्या होता है? पैतरेबाज। पैतराबाज बहुत पैतरा धरता है भाई, हमारे यहाँ भी बहुत पैतराबाज हैं, ठीक है। जैसे आपको कुछ काम दिया जाता है तो अपने ही पैतरा धरने लगते हैं, अरे हमको ये हो गया है, ये हो गया है, तो वो सब चीज होता है। बेरोजगारी आंकड़े को एकत्रित कौन करता है? तो NSSO करता है। NSSO की स्थापना 1950 में हुआ था, बट लेकिन अब इसको 2019 में CSO क्या कर लिया है? मिला लिया है अपने आयोग। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक का काम करता है, किसका काम करता है? थिंक टैंक का काम करता है। नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 के क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। PM इसके क्या होते हैं? हेड होते हैं। क्या हो गया? अरे ठीक है, दोनों ज्वाइंट हो गया है अब 2019 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNO का जो स्थापना है 1945 में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और वित्त आयोग तो हम लोग जान ही रहे हैं, आर्टिकल 2280 में इसका चर्चा है वित्त आयोग का अपने यहाँ संविधान में। कह रहा है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा घटा था? कृषि का। किसका योगदान घटा था?
कृषि में योजना आयोग योजना काल 3 बार आया था। एक बार आया था 66 से 69, दूसरा बार आया था 1978 से 80, तीसरा बार 90 से 92। ये 3 बार योजना अवकाश आया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेन गिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ग्रेसम है, ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम जो संबंधित है वो मुद्रा के प्रचलन से है। किससे है? मुद्रा के प्रचलन। सबसे ज्यादा हमसे पूछता है आपूर्ति और मांग के नियम, ये अल्फ्रेड का है। किसका है? अल्फ्रेड का ये नियम है, मांग आपूर्ति का नियम। सॉरी, अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल है इसका। अबे मार्शल ध्यान। तो मांग और आपूर्ति के नियम कौन दिया था? मार्शल दिया था। मार्शल से मांग आपूर्ति करेंगे। इसमें से उपभोग और मांग है तो सिर्फ और सिर्फ उपभोग का नियम एंजोल दिया था। कौन दिया था? एंजोल दिया था। और घाटे की अर्थव्यवस्था क्या होता है? मान लिया जाए सरकार सरकार को कोई थीम उम लाया, खर्च करना, खर्च ज्यादा हो गया, मतलब जितना एस्टिमेट बनाया है उससे ज़्यादा खर्च हो गया है, तो कहीं ना कहीं से उधार लेगा उसको बराबर करने के लिए। तो वही उधार जो लेता है वो क्या होता है? घाटे का सौदा होता है। ठीक है। भारतीय बैंकों का कहाँ अधिकतम? हाँ, भारत का जो बैंक है सबसे अधिक शाखा तो हमारे पर कब्जा किया था इंग्लैंड, वहीं पर होगा। और सबसे ज्यादा शाखा एसबीआई का है बाहर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन है? ये चारों में से पूछा है, तो ये तो देखने लायक चीज है। सबसे बड़ा उद्योग कौन है? लोहा इस्पात का। ठीक है, लोहा इस्पात हमारे यहाँ ज्यादा होता है, तो उद्योग की दृष्टि से सबसे बढ़िया भी है। 40 नंबर क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट क्या होता है? बिल्कुल नए सिरे से, हर बार नए सिरे से तैयार करना क्या होता है? शून्य बजट होता है। 36 मिनट हो गया है। चलिए थोड़ा सा और तेज करेंगे तो हो जाएगा। तो हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना क्या होता है? शून्य बजट होता है। इंडिया 1983 में इसका स्टार्ट किया था, जिसमें से इसका जो प्रयोग किया था, प्रयोग 1987 में किया था। और सबसे पहले शून्य बजट कौन लाया था? तो अमेरिका लाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य है, ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? निम्नलिखित में से बोला है। ठीक है, NH 27, जिसपे हम लोग अभी रन करके आए। NH 27 आपका गुजरात के पोरबंदर से लेकर के असम के सिलचर तक जाता है। ठीक है, इनमें से एक मिनट, NH 44 भी है, 44 भी है। तो ये तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक है। 4115 या 4100 समथिंग किलोमीटर है इसका। ठीक है, 4112। और अभी जो हम लोग इस पे रन करके आए हैं, हम कुछ दूर चले हैं, 400-500 किलो, 400-500 नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास NH 27 पर। इसीलिए मेरे दिमाग में पहले यही आ गया, NH 44 नहीं आया। ये 3715 किलोमीटर के आसपास है, जो गुजरात से सिलचर तक, असम तक जाता है। ठीक है। मेक इन इंडिया के कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो ये शेर है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया का शेर है। अच्छा, इसका स्थापना आपसे पूछेगा 25 सितंबर 2014, स्टार्टिंग में जब मोदी जी आए थे, इसको भी लेकर के। चलिए एक थोड़ा सा अनभिगा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन है आपका कि जस्टिस मदान बी लोकुर समिति को किससे संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा नई जल नीति। नई जल नीति जो अभी जिसपे संशोधन हुआ था, 2022 में संशोधन हुआ था। अगर हम जल नीति की बात करें तो जल नीति जो है 1987 में। कब आया था? 1987 में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति पाया जाने वाला वृक्ष है? तो ये जो है पर्वतीय, पर्वत पर जो है शंकुधारी वृक्ष पाया जाता है। क्या वृक्ष पाया जाता है? शंकुधारी वृक्ष। तो चीड़ जो है क्या है? पर्वत पर पाए जाने वाला वृक्ष है। इसके अलावा देवदार और स्प्रूस भी है। देवदार है, स्प्रूस भी है, एक और है जूनिपर। ये तीनों चारों कहाँ पाया जाता है? आपका पर्वत पे पाए जाने वाला वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 52 नंबर एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा पार्क है भाई? देखते हैं। बांध तो लगाएंगे मध्य में, यानी मध्य प्रदेश का ये है बांधव नेशनल पार्क। दंड देंगे कान से, तो ये कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का है। राजा जी ये उत्तराखंड में है। राजा जी को खंड खंड करके उत्तराखंड में फेंकना नहीं है।
बचा के रख। इंद्रावती, तो कौन सा हो जाएगा? इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। हमारा थीन बांध है रावी नदी पर है, बड़ा थीन है 2 अंक का, रावी भी है 2 अंक का। थीन भी है 2 अंक का, रावी भी है 2 अंक का। इसको रंजीत सागर बांध भी बोला जाता है। रंजीत सागर बांध, ठीक है। ये किस नदी पे है? रावी नदी पर है। चलिए, तो एक क्या हो जाएगा आंसर? सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा इसका? 1 नंबर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी। तुलबुल परियोजना बुलबुलाएंगे यानी कि झेलेंगे, झेलम नदी पर है। इसके अलावा हम लोग और बात कर लें तो चिनाव नाव से कौन चलेगा? साला, तो सलाल परियोजना। सलाल परियोजना। बगल में जाएंगे तो बगलीहार परियोजना। बगलीहार परियोजना, ये सब कहाँ है? चुनाव नदी पर है। एगो दूल्हा को लेकर जाएंगे नाव से, तो दुल्हस्ती परियोजना क्या है? नाव नदी का है। चलेगा सब लोग? चलिए, पोंग। पोंग हो जाएगा तो ब्यास बढ़ जाएगा, ध्यान रख। पोंग। पोंग परियोजना कहाँ है? ब्यास पर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? मध्य प्रदेश से किसका होता है? तो ये होता है आपका तापी का, बैतूल जिला से होता है, ठीक है। इसके अलावा जान रहे महानदी छत्तीसगढ़ से इसका होता है, महाराष्ट्र में से होता है कृष्णा नदी का। और गोदावरी का भी कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र से ही होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा पूरा हो गया, मान लीजिए भारत, ये हो गया उत्तर, ये हो गया इधर के लिए पूछ रहा है, तो ये जो होता है पूर्वी विक्षोभ से होता है, सॉरी पश्चिमी विक्षोभ से होता है। तो होता है पश्चिमी विक्षोभ से होता है, पश्चिम में तो पश्चिमी विक्षोभ से होता है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में ज्यादा पानी पड़ा। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत के श्रेणी को पूरब से पश्चिम ओर सजाना है। पूरब से कहने का मतलब ये हो गया पूरब, पूरब से पश्चिम मतलब ऐसे से ऐसे आपका क्या करना है? सजाना है। तो पहला नंबर पे जो होता है काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम के बाद आपका लद्दाख श्रेणी, ठीक है। लद्दाख के बाद आपका आता है जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहला काराकोरम हो गया तो 3, और कहीं है ना 4, 1, 2, यानी ये हमारा सही हो गया। झारखंड के शिमला किसको बोला जाता है? झारखंड के शिमला किसको बोला जाता है? झारखंड के शिमला रांची को या नेतरहाट को? थोड़ा तब तक देखते हैं, जैसे ही आंसर आता है तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। कह रहा है कि IUCN है, एक CN होगा, CM नहीं, ये CN है, इंटरनेशनल यूनियन। और C से होता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसके द्वारा ली गई पहलों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ये क्या? नेतरहाट ना पकड़ रहा था। आंसर वहां पे करेक्ट करवा देना, लगता है सब छाप दिया है गलत, वही दिमाग में चल गया था। नेतरहाट को बोला जाता है, ध्यान में रखिए। टाइम हो गया 43, फास्ट और करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका है मानव और जैव मंडल के लिए अलग से संस्थाएं हैं, तो 1, 3, 4 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। आज थोड़ा ज्यादा टाइम निकल रहा है, कोई नहीं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय प्राणी जात में विचार करिए, सब क्या है? कौन संकट में? इस सभी के सभी घड़ियाल वड़ियाल सब ये विलुप्त हो रहा है, इस सबको क्या करना है? बचाना है हमको। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से आयनों की सांद्रता होती है? तो ये थर्मोस्फेयर में होता है। कहाँ होता है? थर्मोस्फेयर में। कहा कहा वायुमंडल क्षोभ मंडल में सुन रहे हैं, बादल के पूरा क्रिया, वर्षा पानी, वर्षा वर्षा मौसमी, मौसम खराब उराब, ये सब किस में होता है? तो इस, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान वगैरह, वायुयान वगैरह क्या करता है? उसी में उड़ता है। चलिए आगे बढ़, जल्दी जल्दी। और एक नृत्य में देखिए, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देख लेते हैं। मैं कह रहा है कि एक
कह रहा है कि एक नृत्य कक्षा में तीन छात्रों का अनुपात 2 3 5 है, 20 छात्र बढ़ा दिया जाए। देखिए 2 3 5 है, को प्लस किया कितना हो गया, 4 5 7 हो गया। बढ़ कितना से रहा है, सब 2 से। अगर 2 से सब नहीं बढ़ता तब दिक्कत है। 2 से यूनिट बढ़ रहा है कितने के लिए, 1 के लिए। 1 के लिए कितना बढ़ेगा, 10 गो। हमसे क्या पूछ रहा है, पहले तीनों बैच की कुल संख्या आपको बताइए। पहला 3 बैच कहाँ है, 2 3 5, तीनों को जोड़िए, 5 3 8 3 10। तो 10 के लिए कितना होगा, 100 छात्र। यानी टोटल स्टार्टिंग में कितने छात्र थे, कहाँ गया, 100 छात्र। 100 501 और 701 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 10 से विभाज्य है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो अब हम 501 से 701 के बीच में अगर हम देखेंगे तो पहला जो विभाज्य है वो कितना है, 510। आखिरी विभाज्य कितना है, 700। अगर चाहे तो आप 10 करके भी गिन सकते हैं, नहीं तो आप एपीजीपी के फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। प्रथम संख्या से नहीं, लास्ट संख्या, अंतिम संख्या है हमारा 700 बराबर टी एन माइनस होता है ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ये फॉर्मूला होता है। आप चाहे तो गिनती पे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पे जल्दी निकालेगा, इसीलिए हम क्या किए हैं, जल्दी। ए हो गया इसका 510, एन नंबर ऑफ संख्या, 1 से माइनस किया, डी कॉमन डिफरेंस होता है, 10 से सब कटने वाला है तो कॉमन डिफरेंस का क्या हो गया, 10। इसको माइनस करेंगे 190 एन माइनस 1 × डी कितना है, 10। 10 से इसको काट देंगे, एन बराबर कितना आ जाएगा, 20। नंबर ऑफ टर्म 20, लेकिन 20 ये होगा नहीं, ये तो हम 10 से कटने वाला निकाले। लेकिन एक और कंडीशन दिया है कि 10 से तो विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं। 10 से विभाज्य होने वाला हो गया, और बीच में ऐसा भी होगा जो 3 विभाज्य होगा। जैसे इसमें जो पहला संख्या है 510, 510 यही 3 से विभाज्य है। 10 से तो कटने वाला है लेकिन 17 3 51 510, तो ये पहला संख्या है 3 से विभाज्य है। अब इसके हर 30 बाद, यानी 10 से कटने वाला और 3 से नहीं कटने वाला, हर 30 के गैप पर मिल जाएगा आपको। तो चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जोड़ से, यानी पहला जो संख्या 510 कटेगा, इसके बाद 540 570 600 भी 3 से कटने वाला है, ठीक है। इसके बाद 630 660 और 690 यहीं तक कटेगा, 700 तक। तो 700 से फिर आगे ही बढ़ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या ऐसा है जो 10 से तो कटता है परंतु 3 से, सॉरी 10 से कटता है, 3 से नहीं कटना वाला चाहिए। तो 3 से ये सब कट जाएगा तो ये सबको लेना नहीं है। टोटल संख्या है 20, 20 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 13, 13 क्या हो जाएगा। यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग 36 है, 3 गो लाइन से संख्या लीजिए जिसका योग क्या है, 36 हो। भाज्य संख्या रहना चाहिए, अभाज्य नहीं। अगर हम लेते हैं तो आप ये संख्या लीजिएगा 10 12 14, यही 3 लागत संख्या होगा भाज्य, और इसको आप गुना करिएगा तो 14 दूनी 28, 168, 1680 आ जाएगा क्या आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 16 यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल कितना दे रहा है, एक 3321, उनमें से एक संख्या कितना दे रहा है, तो दूसरा एचसीएफ ज्ञात किया। एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। तो एक संख्या दिया है, अगर उसमें एचसीएफ से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो एक्स निकालना है तो 3321 से आप 369 से आप कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दूसरा संख्या। और ये आप काट के देखिएगा, बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। दूसरा जो संख्या होगा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या निकल, यानी एलसीएम ना एचसीएफ बराबर संख्या के गुणनफल होता है, ये याद रखिए, संख्या गुणनफल, ये फॉर्मूला है, आप याद रखिए। दिए गए व्यंजक का मान इस तरह का जब भी इन्फिनाइट तक रहेगा तब आपको क्या करना है, ये दोनों को लगातार संख्या के गुणनफल में निकालना। जैसे 20 है, ये दो किस लगातार संख्या से गुना, इस दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो 5 गुने 4, ठीक है। अब माइनस रहेगा तो छोटा वाला लेंगे, अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला। यहाँ क्या है, माइनस, छोटा वाला लेके आगे बढ़ जाइए, क्या हो जाएगा, 4 आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कि ए और बी के मध्य अनुपाती सी है, तो ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी के मध्य अनुपाती क्या। मध्य अनुपाती जब भी निकालने के लिए बोलता है तो पहला दो जो संख्या रहता है उसका गुणनफल नेक्स्ट, ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उसके नेक्स्ट के स्क्वायर, सी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए बी बराबर क्या हो, स्क्वायर हो जाएगा। अब हमसे किसका पूछ रहा है, बी स्क्वायर सी बराबर एक्स, एक्स के स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों का गुणनफल एक्स स्क्वायर होता है। अब चलिए यहाँ से हम देख लें, अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक चढ़ा देंगे साइड में, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा ए, ठीक है।
क्या आ जाएगा, हम एक से एक संख्या माने थे जिसमें क्या आया था बराबर ए बी सी, और हम x बराबर ए बी का टर्म क्या है सी, x बराबर ए बी रखेंगे, सॉरी ए बी बराबर सी स्क्वायर यहाँ रख, ए बी बराबर सी, ये हो गया सी और एक यहाँ सी क्यू, ये जो हमारा संख्या निकल के आया सी क्यू आया, ठीक है। इन दोनों का मध्य अनुपात कह रहा है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष, चलिए हमारा ही नाम आ गया, बाएं से हम 15वां स्थान पे हैं, ठीक है, और सचिन दाएं से 7वां स्थान, सचिन को दाएं से 7वां पर रखते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां पर, अभी यहाँ पर चलाता है, सचिन क्या आ गया 15 पे, राइट से आ गया 15 पे, क्योंकि आशीष पहले ही हम 15 स्थान पे बैठे हैं तो हमसे पहले कितना संख्या है 14 गो है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, सचिन आ गया दाहिने से 15वां पे यानी मेरे स्थान पे, और हम खुद पहले से 14 विद्यार्थी को लेके बैठे हैं, कितना हो गया इसका 29। और आए नेक्स्ट की शब्द क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित करिए, ये तो बहुत आसान है, ये आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर ही बता देते हैं, इसका हो जाएगा डी, आप सजा दीजिएगा। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति अगर तदर्थ लगाएगा, ठीक है, अगर तदर्थ लगाता तब आप क्या मारिएगा राजेंद्र प्रसाद, सिर्फ झंडा समिति लगा रहा है तो क्या मारना है आपको जेबी कृपलानी ही मारना है, ठीक है। धन तदर्थ संचालन या प्रक्रिया, संचालन समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से, प्रक्रिया समिति के भी अध्यक्ष कौन थे राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे सी राजगोपालाचारी, तो फर्स्ट गवर्नर थे भारत के, फर्स्ट गवर्नर थे, ठीक है, गवर्नर जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं, तो भारतीय पहला गवर्नर जनरल। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसी को मसौदा समिति और इसी ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग भी बोला जाता है। समिति के अध्यक्ष कौन थे भीमराव अंबेडकर थे। अब हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ाई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों से संविधान का हृदय आत्मा का, संविधान के हृदय आत्मा ये जो है आर्टिकल 32 को कहते हैं, आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 में क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। समानता का अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार बात करें तो 22 तक है, और धार्मिक है 25 से लेकर के 28 तक है धार्मिक का अधिकार है। 71 है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का हिस्सा है, भाई ये तो गलत है, तब मौलिक अधिकार का हिस्सा थोड़ी है, ये तो खुद है अपना। अब भाग 4 के ए में है और आर्टिकल 51 के 1 में इसको जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1973 के तहत जब जोड़ा गया था तब 10 ही था, उसके बाद फिर आया 86वां 2002 में, 2002 में एक और प्लस हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा इसका आंसर डायरेक्ट आंसर पे ही हम आते हैं, आंसर तो वही गया ना डायरेक्ट, पहला गलत पूछ रहा था तो गलत है, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, सही बात है, भाग 4 के ए में है ही, अनुच्छेद इतना में भारतीयों के, ठीक। आगे 72 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है कि अपने कार्यालय के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला, सही है, सही भाग है, ये सही है, अपने कार्यकाल पे बैठे रहेंगे तो राष्ट्रपति कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, राष्ट्रपति पद संविधान से ऊपर, बाकी ये कहाँ से है भाई, संविधान सबसे ऊपर है, कथन सही है परंतु कारण क्या है गलत है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73 नंबर की संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति पूर्व स्वीकृति लेना किसमें आवश्यकता है, ठीक है, तो ये है आपका नए राज्य बनाने में, राज्य क्षेत्र करने में, राज्य के हित में, फेर में, धन विधेयक, इस सब में आपको पूर्व स्वीकृति की क्या है आवश्यकता है, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए ये लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान को पुनर्विचार करने के लिए लौटा नहीं सकते हैं, यानी कि संसद द्वारा पारित करके दे दिया गया तो ये बाध्य है वे साइन करना। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो है ऑप्शन और डी यानी सभी के सभी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कह रहा है कि राज्य में संचित निधि का राज्य के द्वारा में संचित निधि राज्य के विधानमंडल के द्वारा किया जाए, ठीक है, ना राज्यपाल करेगा ना मुख्यमंत्री करेगा ना वित्त मंत्री का, सब मिल करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे था क्वेश्चन
कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली अपन अभी जो हम लोग का पंचायत है वो कैसा है, तो सबसे बड़ी बात है कि त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर, एक जिला जिला स्तर पर, ठीक है। तो ग्राम स्तर पे ग्राम खंड, स्थानीय ग्राम खंड और जिला स्तर पर, ठीक है। ग्राम स्तर पर क्या होता है, मुखिया वाला होता है चुनाव, ग्राम पंचायत होता है पंचायत, और खंड स्तर पर होता है समिति, और इसके बाद होता है जिला स्तर पर परिषद, जिला परिषद, ठीक है। चलिए, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय, ये आर्टिकल 39 के, ठीक है, आर्टिकल कि किसी भी न्यायालय में कोई भी अगर लंबित मुकदमा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे और राज्य के न्यायालय के पास भी भेज सकते, अपने पास भी लेके आ सकते, किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मुकदमा हो वो चाहे तो। ये कितना नंबर बोलता है आपका, 139 के ए। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ सूची दिया गया है, सूची के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है। वन हमारा ठीक है, वन समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। डाकघर है संघ, स्वास्थ्य राज्य सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची में, संघ, शेयर बाजार जो है शेयर मार्केट हमारा संघ सूची में आता है। 78 है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो रोज बैठती थी। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो कौन बनी थी, रोज विलियम बैथू, ठीक है। 1992 से लेकर के तक ये बनी थी। शीला दीक्षित दिल्ली के प्रथम, ये बीना मजमूदार, ये महिला शिक्षा के लिए बहुत प्रेरित किए, महिला शिक्षा को प्रेरित। और मार्गरेट अल्वा क्या है, तो ये है हमारा पहला उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, जीते नहीं है, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन है जो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था हम लोग का 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नहीं, ठीक है। जितना इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन का वीडियो विथ ट्रिक बताया गया, आप यूट्यूब पे देख सकते। भारतीय संविधान संशोधन का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हर 10 वर्ष पे ये रहता है। राज्यसभा में SC ST जनजातियों के लिए आरक्षण है, अभी 104 2000, अभी 104 2019 2020 पारित हो गया है कि 2030 आरक्षण बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हर 10 साल पे होता है, ठीक है, तो इतना जरूरी नहीं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म की दीक्षा दिए जाने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था, तो ये थे सुबोध। कौन थे, सुबोध। ये सब गौतम बुद्ध के चेले चपाटी है, ठीक है। ये चचेरा भाई थे, चचेरा, सॉरी अंगद नहीं, आनंद, आनंद नाम है। प्रथम बौद्ध संगति यही करवाए, ठीक है, करवाए यही थे, अध्यक्ष और जगह ये सब कहीं और था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए, समय निकल रहा, चलिए अब अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82 नंबर के, निम्नलिखित निम्न में से किस एक पुरातात्विक स्थल पर पाषाण से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, यानी कि पूरा पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा तक का कहाँ से एक जगह है प्राप्त होता है, तो ये होता है मेहरगढ़ से। हरियाणा, कालीबंगल कहाँ है, हरियाणा में। अमीरी कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। और कोट दिजवी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान ही में। एक क्वेश्चन है कि कौन सा नदी का ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी माता ये तीनों नाम से जिक्र है, तो ये माता सरस्वती, सरस्वती नदी का तीनों नाम से जिक्र है। और 3 बार ऋग्वेद में कितना बार इनका उल्लेख मिलता है, 3 बार। मतलब सबसे ज्यादा उल्लेख किसका है, तो सिंधु नदी, तो सबसे ज्यादा पहले पढ़ने के लिए यही आता है। मोहनजोदड़ो में यही सब नदी फेमस था ना हड़प्पा संस्कृति में। आगे क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद, देखिए बात नहीं बना रहे हैं, बनाए हैं तब जाकर 1 घंटा हो गया, और थोड़ा बहुत बात बना बना के कितना समय हो जाता। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में से कहाँ से मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है, ठीक है। सूची 1 का सूची 2 से
मिलान करिए कौन चीज कहाँ कहाँ मिला है सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा से ठीक है भाई, सावधान मिला है। लोथल के लिए गोदी मीडिया है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी के मूर्ति मिला है। तो देखिए 1 2 3 4 तो नहीं है, 1 2 4 3 डी क्या हो जाएगा 85 का सही हो जाएगा। अब आगे है कि नौदा टोली, नौदा टोली के उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो HD संकालिया, कालिया के द्वारा। टोली का उत्खनन कौन किए? कालिया किए। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपने राजदूत को भेजा था? तो ये बुक्का प्रथम था। तो चीन के पास अपना राजदूत भेजा था ये विजयनगर साम्राज्य का प्रथम। तो प्रथम आदमी था, प्रथम में भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक था यूसुफ शाह। यूसुफ शाह चक्र। मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार के किस स्थान पर इसको निर्वासित यानी किस स्थान पर दफनाया गया था? तो नालंदा आप जाइएगा तो वहां आपको मिल जाएगा। यूसुफ शाह का मकबरा कहाँ है? नालंदा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले कौन लाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक लाया था। क्या पागल आदमी था ये भी बड़ा। 20 ओवर में 127। चलिए ओवर खत्म। फिर भी बहुत रन बना दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलाया? और सबसे ज्यादा रोजगार दिलाया था फिरोज शाह तुगलक। इसके शासनकाल में 1,80,000 दास थे। क्या सबसे ज्यादा रोजगार दिलाया, सबसे ज्यादा नहर भी बनवाया था यही। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया है आपको 1665 ईस्वी। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तालीकोटा, जिसको बनहट्टी का युद्ध भी बनरहट्टी या बनर क्या नाम है इसका, बनहट्टी का युद्ध भी बोला जाता है इसको। बनहट्टी। एक और नाम है राक्षस क्या? राक्षस तंगड़ी। ये तीनों नाम किसका है? इसी का है, तालीकोटा का। तो 1665 में लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य तो लड़ा ही था। चलिए विजयनगर साम्राज्य, बीजापुर, अहमद, ये आसान हो गया हम लोग को बनाना। ठीक है। ये तीनों ज्वाइंट लड़े थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, ये तीनों मिल करके विजयनगर के खिलाफ लड़े थे। विजयनगर की तरफ से आपसे नेतृत्व पूछता है तो राम राय, राम राय नेतृत्व कर। आगे है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। फिरोज शाह तुगलक क्या करवाया था? तो नहर भाई बनवाया था बहुत सारा। बलबन क्या? नौरोज पर्व लेके आया था। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत और सर थॉमस रुकी दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4। यहाँ देखिए सही। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये था हमारा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के संस्थापक के कौन किए थे? पी मित्रा 1902 ईस्वी में किए थे। ठीक है। अखिल भारतीय मजदूर संघ है, ये 1920 में NM जोशी के द्वारा स्थापना किया गया था। जिसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। ठीक है। और एक ये भी बढ़िया है युगांतर पार्टी। तो युगांतर पार्टी की स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, बारिंद्र कुमार घोष, और एक और नाम आता है भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है। ये दोनों मिल करके ये थे। एक लास्ट वाला है यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ, सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया था। सैयद अहमद, हाँ ठीक है, के द्वारा बनाया गया। 94 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो अब्दुल कलाम आजाद किए थे। ये शायद 1940 से लेकर के 46 तक रह गए थे। ठीक है। सबसे ज्यादा बार नेहरू किए हैं, सबसे ज्यादा बार अलग अलग टाइम में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए अंतरिम सरकार कब बनाया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को बनाए थे। और हम लोग अंतिम चरण में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग का होगा फिनिश। और देखिए समाप्ति होने पर कितना सदनुसास होता है। कोई भी सेट सेट मारने में 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा। अंग्रेजी शासन के अधोलिखित देशों में से संधियों का समय, अच्छा इस संधि बताना है कौन? सुगौली तो भारत, अंग्रेज और नेपाल के सुगौली जो हुआ है अंग्रेज और नेपाल के बीच में। ठीक है। उसके बाद यांडबू के संधि बर्मा के साथ में हुआ है। और गंडमक के संधि
यही ये शायद लूसेंट में नहीं हो, लेकिन अब क्या करना है, इसको लिख लेना। ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं 3-1, 3-1-2 क्या हो जाएगा, ए। अंग्रेज और नेपाल के बीच में जो ये हुआ था 1816 में संधि हुआ था, और यांडबू की संधि इसके 10 साल बाद 1826 में। अंग्रेज अफगान के साथ बहुत बाद में हुआ था 1880 में। एक और सुगौली और एक पूछेगा सुगौला संगोला, संगोला का भी संधि पूछता है, ये बाजीराव शासनकाल में हुआ, ठीक है। और बाजीराव द्वितीय था तो 1750 में हुआ था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से कौन किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक। अब हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर आ गए हैं, लास्ट के हो गया 1 घंटा 5 मिनट। जर्मनी के नाजी दल के संस्थापक किसे माना जाता है, भाई बड़का हिटलर है, ठीक है। नाजी दल के संस्थापक कौन है, हिटलर। और अंतिम क्वेश्चन, पर्ल हार्बर पर आक्रमण निम्नलिखित में से किस युद्ध में किया गया था, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध। पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इस तरह से हमारा क्या होता है, सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, कुछ भी लगे, कुछ और आप जोड़ना चाहते हैं, या फिर कल हमसे मिस्टेक हुआ, तो आप बिल्कुल कमेंट कर, बेहिचक। आप भी एक स्टूडेंट हैं, हम भी एक स्टूडेंट के तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें हमारे ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहता है, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास करते हैं फिनिश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।